तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एच के लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त और अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि जो नवीनतम यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जो दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। देखिए, जो समय रहेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। ठीक है, अच्छे से जान लीजिएगा। देखिए, निर्देश दिया है प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो ये ऊपर के 15 मिनट हैं, ये 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, नोट में दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कि सभी प्रश्न जो दिए रहेंगे पेपर में वो करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समझ दिए गए हैं। यानी कि जितना जो क्वेश्चन जितने अंक का होगा उसके सामने अंक दिया रहेगा। जैसे देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का है तो 1 नंबर दिया गया है। ठीक है, सबके सामने दिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। यानी गणना करने वाले जो प्रश्न है उसकी गणना के समस्त पद भी लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए कर प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। यानी कि प्रासंगिक उत्तर देना, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका एकदम सटीक उत्तर दीजिए। ठीक है, और कह रहा है जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि कोई रिएक्शन है, अगर कोई थ्योरी पूछा है तो अगर उसमें रिएक्शन देना आवश्यक हो तो आप लोग रिएक्शन उसमें दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में दीजिए। यानी कि जो एक क्वेश्चन दिया है उसका 4 विकल्प दिया है, उसमें से हमें सही ढूंढना है कौन सही है और उसको हमें लगाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है यदि एक प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब P का मान दिया है 2.57 × 10⁻³ है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग प्रोटीन के मान को ज्ञात करते हैं। और ये दोस्तों जी जो ये सवाल दिया गया है इसमें थोड़ा यूपी एमएसपी के द्वारा थोड़ा मिस्टेक भी इसमें हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10⁻³ दिया है, -3 रहेगा। आप लोग एनसीईआरटी ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मिलाइएगा। ये पहला चैप्टर का है प्रासरण दाब। ठीक है, इसे आप लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए उसमें से मिलाइएगा। सेम सेम क्वेश्चन है बट इसमें गलत दे दिया है। ठीक है, ये 2.57 × 10⁻³ बार रहेगा। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है ऑप्शन भी गलत दिया है। ये ऑप्शन में जो पॉइंट दिया है पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमा रहेगा, कॉमा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चारों में जहाँ दशमलव दिया वहाँ पर कॉमा रहेगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पहले दिया है। तो कह रहा है यदि एक प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर यानी कि वॉल्यूम, हमें एक क्वेश्चन है वॉल्यूम भी का मान दिया है 200 घन सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए सेंटीमीटर में आयतन सेंटीमीटर में दिया है लेकिन सेंटीमीटर में नहीं, हमें किस में लेना है लीटर में लेना है। तो लीटर में करने के लिए इसे 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारा लीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लीटर में हो गया। अब देखिए कह रहा है 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो ठीक है, ये हमें 1.26 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हमारा डब्लू का मान दिया है, डब्लू यानी कि भार का मान दिया है 1.26 ग्राम। ठीक है, अब देखिए कह रहा है तथा 300 केल्विन पर, यानी कि हमारा टेम्परेचर टी का मान दिया है 300 केल्विन। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। अब कह रहा है इस विलयन का प्रासरण दाब दिया है, प्रासरण दाब पी बराबर हमें दिया है 2.57 × 10⁻³ होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा, ये -3 है और ये हमें बार दिया है। ठीक है, बार। ठीक है, अब कह रहा है तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी कि यम का हमें गणना करना है। ठीक है, हमें यम का
गणना करना है। तो चलिए यम का गणना करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमें मूल द्रव्यमान का मान निकालना है। तो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों पी वी बराबर, इसको निकालने के लिए पी वी बराबर एन आर टी, एन आर टी हमारा फार्मूला होता है। इसमें जो आर है, आर का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें बार दिया है, ठीक है, यानी कि हमारे मान में जो पराशर दाब है उसका जो यहाँ पर बार भी देता है, एटीएम भी देता है। एटीएम के लिए हमारा 8.21 होता है मान आर का, ये गैस नियतांक है, ठीक है। और यहाँ पर जब बार दिया है तो बार के लिए 0.0831 इसका मान ले लेंगे आर का, ठीक है, बार दिया है इसके लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये एन हमारा मोल होता है, ठीक, पी हमारा पराशर दाब होता है, वी हमारा आयतन होता है और टी हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो एन बराबर हमारा एन हमारा क्या है, मोल है। हम लोग जानते हैं मोल बराबर हमारा भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार होता है, अणुभार, ठीक है। ये हमारा डब्लू और ये हमारा यम, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे पी वी बराबर एन, एन का जगह पर हम लोग डब्लू अपान यम लिख सकते हैं, इंटू आर टी हो सकता है, ठीक है। अब मान रखिए पी का मान हमारा दिया है 2 या तो इसे नीचे ला लीजिए, ठीक है। पहले यम का मान निकालना है ना, तो यम को इधर भेजिए, इन दोनों को नीचे भेज दीजिए। यम को इधर भेजेंगे, यम बराबर डब्लू आर टी अपान पी वी हो जाएगा, ठीक है। अब मान रख लीजिए, ठीक है। यम बराबर डब्लू का मान 1.26 दिया है, देखिए डब्लू का मान 1.26, ठीक है, 1.26 गुणे आर का मान है ये हमारा 0.0831 गुणे टी, टेम्परेचर का मान हमारा 300 है, ठीक है, 300 अपान पी का मान हमारा यहाँ पर 2.57 गुणे 10⁻³ होगा, ठीक, गुड़ा भी हमारा आयतन 200 अपान 1000 है, तो 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यम बराबर ये देखिए ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव हटा देंगे, 126 गुणे 0.0831 गुणे 300, यह ऊपर चला जाएगा 1000, तो 1000 अपान ये हमारा 257 गुणे 10⁻³ गुड़ा ये हमारा 200 हो जाएगा, ठीक है। ये 200 खत्म हो जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसे आप लोग देखिए, अब इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 61,000 यही वाला पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 61,022 आएगा, 61,022, ठीक है, यानी कि पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए ग्राम प्रति मोल आएगा आंसर, ठीक है, यानी कि 61,022 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। या हमें यहाँ पर कामा रहना चाहिए, यहाँ पर दशमलव दे दिया है, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकर अवस्था अस्थाई होगी। इसमें हमें पूछ रहा है कि कौन सा वो संक्रमण धातु है जिसकी मूल अवस्था डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई होगी, ठीक है। तो इसमें हमारा अस्थाई ऑप्शन बी यानी कि 3D5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं क्वेश्चन, संकुल CuNH3 6 Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं पहले कि आयन इसमें कितने उत्पन्न होंगे। तो देखिए दोस्तों हमें इसमें दिया है यही CONH3 का 6, ठीक है, ये हमारा Cl2 दिया है। जब देखिए जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो जो इसको तोड़ेंगे तो देखिए ये बनेगा CONH3 का होल 6 और इस पे पावर जब इसमें से टूटेगा तो इस पर 2+ आ जाएगा और ये प्लस में Cl2Cl माइनस हो जाएगा, 2Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें टूटेगा तो देखिए 1/1 हो जाएगा, 1 प्लस ये 2 है, यानी इस पे आयन देखिए आयन 1 आयन ये और 2 इस पे 2 आयन, तो ये हमारा 2 आयन
बराबर 3 आयन हो जाएगा। इस पे दोनों में व्युत्पन्न आयन हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम पहला देखिए कह रहा है ये हमारा CH3 CH2 CH2 CHO यानी एल्डिहाइड दिया है। ठीक, दूसरा दिया है CH3 CH2 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 OH, ये हमारा एल्कोहल दिया है। अब दिया है H5C2O C2H5 ये हमारा ईथर दिया है। और कह रहा है CH3 CH2 CH2 ये हमारा ब्यूटेन दिया है। ठीक है, अब इसमें हमें कह रहा है कि क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक COOH वाले का होता है, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक का होता है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक का होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक का होता है, सबसे अधिक कार्बोक्सिलिक का होता है। उसके बाद एल्कोहल का होता है। तो कार्बोक्सिलिक इसमें देखिए CHOOH, इसमें कार्बोक्सिलिक दिया नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक के बाद सबसे अधिक क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम में कार्बोक्सिलिक के बाद हमारा OH का आता है, OH। तो इसमें OH वाला देखिए, OH वाला यहाँ है। तो ऑप्शन में देखिए पहले तो देखिए बड़े का चिन्ह, ये तो छोटे का चिन्ह दिया है, तो यानी कि बड़े का चिन्ह सबसे लास्ट में, OH सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम बीच में दिया है। ऑप्शन हमारा एक गलत है। देखिए इसमें भी OH हमें बीच में दिया है, बीच में नहीं, सबसे बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा यानी कि लास्ट में आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा देखिए इसमें भी CH3OH दूसरे नंबर पे हिला दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। अब चौथे में देखिए सबसे लास्ट में OH आया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो एल्कोहल होता है वो कार्बोक्सिलिक के बाद क्वथनांक उसका बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि देखिए OH आया है लास्ट में, यानी कि OH ये बड़े का ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है। ठीक है, बड़ा है, ये इन तीनों से बड़ा हमारा OH यानी कि कार्बोक्सिलिक का एल्कोहल का है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ड क्वेश्चन कर रहा है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है। तो दोस्तों गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्या बनता है? तो दोस्तों जो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण होता है उसमें प्राथमिक अब इसमें देखिए इसमें दो बार घेरा है। देखिए प्राथमिक एरोमेटिक एमीन दे दिया है और प्राथमिक एलिफेटिक एमीन दे दिया है। प्राथमिक से ही होगा बट इसमें देखिए दो दिया है, तो हमारा प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनता है। ठीक है, जो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण होता है उसमें क्या बनता है? तो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनता है, यानी कि ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है माल्टोज बना होता है। माल्टोज हमें कह रहा है माल्टोज बना होता है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं माल्टोज का सूत्र क्या होता है। ठीक है, माल्टोज का सूत्र हमारा C12H22O11 होता है। ठीक है, ये हमारा माल्टोज का सूत्र होता है। जब इसका देखिए जब इसका हम लोग अपघटन कराएंगे तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 यही बनता है, यानी कि देखिए एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, ये भी ग्लूकोज कर सकते हैं, इसके भी ग्लूकोज, यानी कि दो अणु ग्लूकोज का होता है। यानी कि जो ये माल्टोज है ये दो अणु ग्लूकोज का होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये दो अणु एक अणु है, यानी कि दो ग्लूकोज का अणु होता है। ठीक है, ये हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा यानी कि थ्योरी वाले पोर्शन आ गए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए कर रहा है 1/2 गुणांक की व्याख्या कीजिए। हमें 1/2 गुणांक यानी I की व्याख्या करना है और यह भी हमें बताना है यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये हमारा यूपी बोर्ड मॉडल पेपर है। ठीक है, हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं 1/2 गुणांक। ठीक है, 1/2 गुणांक का प्रयोग, देखिए जो 1/2 गुणांक यानी कि I होता है उसका प्रयोग पदार्थ के विलयन में, ठीक है, यानी कि 1/2 गुणांक I का प्रयोग पदार्थ के विलयन में वियोजन या संयोजन के बारे में जानकारी के लिए या उसके बारे में जानने के लिए
आई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वान हाफ गुणांक का प्रयोग पदार्थ के विलयन में वियोजन तथा संयोजन के बारे में जानने के लिए किया जाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई, ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं वान हाफ गुणांक को। यह हमारा वान हाफ गुणांक था। अब इसमें कह रहा है कि यह असंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसे हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित बताते हैं कैसे है। तो इसमें हमारा पहला हम लोग लिख सकते हैं इसे, देखिए पहला हम लोग इसे लिख सकते हैं। देखिए पहला हम लोग इसमें लिखेंगे पी नॉट बी माइनस पी अपान पी नॉट बी, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। ये हमारा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होता है, ये हमारा कुल वाष्पदाब होता है, ठीक है। ये हमारा यानी कि पी नॉट बी जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, ठीक है। ये हमारा बराबर होता है आई इंटू ए के, ठीक है। यानी कि हमारा वान हाफ गुणांक और ये ए यानी कि क्षेत्रफल के, ठीक है। अब इसमें दूसरा ये जो होता है, दूसरा हमारा टी बी, डेल टी बी बराबर आई इंटू के बी, ठीक है, इंटू मोललता। ये हमारा मोललता, ठीक है, मोललता। ये हमारा जो आई होता है ये संबंधित होता है, ठीक है। ये जो हमारा डेल टी बी होता है दोस्तों, क्वथनांक में उन्नयन होता है, यानी कि हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है, उन्नयन होता है, ठीक है। ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है। और ये जो हमारा के बी होता है वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है। ये हमारा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है और ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है, डेल टी बी। यह यम जो है वो हमारा मोललता होता है, ये जो आई है वो तो हमारा वान हाफ गुणांक होता है। अब देखिए तीसरा कैसे है। तीसरा हमारा है डेल टी एफ बराबर आई के एफ इंटू मोललता, ठीक है। ये जो हमारा डेल टी एफ है ये हमारा हिमांक का अवनमन है, ठीक है, हिमांक में अवनमन है। ये हमारा हिमांक में अवनमन, ठीक है। ये हमारा हिमांक में अवनमन है। और ये जो हमारा के एफ है ये हमारा हिमांक अवनमन स्थिरांक है और यम तो हमारा मोललता है। अब देखिए चौथा जो है ये हमारा, बस तीन ही रहने दीजिए, ये तीनों हमारा इस प्रकार से अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित है। ये हमारा यानी कि वान हाफ गुणांक। अब देखिए इसमें कुछ जानने वाली जानकारी ये है कि आई कम हो 1 से, ठीक, और आई बड़ा हो 1 से, ठीक, और आई बराबर हो 0। ये हमारा इसमें देखिए, ये जब आई बड़ा हो 1 से तो ये हमारा वियोजन होता है, ठीक है, ये हमारा वियोजन होता है। और जब आई 1 से छोटा हो तब ये हमारा संयोजन होता है, और जब आई का मान 0 हो तो न तो संयोजन और न वियोजन, ठीक है। इसमें दोनों नहीं होता है, ये आई का मान निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि अगर आई का मान 1 से अधिक होगा तो वो वियोजन होगा, अगर आई का मान 1 से कम होगा तो ये हमारा संयोजन होगा, अगर आई का मान 0 होगा तो न तो संयोजन होगा न ही वियोजन होगा, ठीक है। आई यानी कि वान हाफ गुणांक, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है अंतराकाक्षी यौगिक क्या है। हमें इसमें बताना है अंतराकाक्षी यौगिक क्या है। इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे अंतराकाक्षी यौगिक, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे संक्रमण धातु डी ब्लॉक के, यानी कि संक्रमण धातु डी ब्लॉक के जालकों के खाली स्थानों में छोटे आकार के परमाणु प्रवेश करके अंतराकाक्षी यौगिकों का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें हमें संक्रमण धातु डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो जालकों के खाली स्थानों में छोटे आकार के परमाणु प्रवेश करके अंतराकाक्षी यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा लोहा का मान लीजिए कण है, ये मान लीजिए हमारे लोहा का कण है, ठीक है, ये हमारा लोहे का कण है, मान लीजिए ये हमारे लोहे का कण है, ठीक है, ये हमारे लोहे के पार्टिकल हैं, ठीक है, ये हमारे लोहे के पार्टिकल है। तो देखिए जब मान लीजिए हमारा जब ये लोहे का पार्टिकल है इसके बीच में देखिए थोड़े थोड़े जगह है, ये बीच में थोड़े थोड़े हमारे जगह हैं, ठीक है,
ये हमारे बीच में थोड़े थोड़े जगह हैं, ये हमारे बीच में देखिएगा, ये जो बीच में थोड़े थोड़े जगह हैं इसी में ये जो अंतराकाक्षी यौगिक होते हैं इसी में आ जाते हैं, ठीक है। इसी बीच में ये जो छोटे छोटे जगह हैं इसी बीच में अंतराकाक्षी आ जाते हैं तथा अंतराकाक्षी यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी छोटे छोटे बीच में आ जाते हैं और अंतराकाक्षी यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, उसका हमारा आंसर देखिए। संक्रमण धातु डी ब्लॉक के परमाणु जालक व्यवस्था में होते हैं तथा खाली स्थान को दर्शाते हैं। यानी जो हमारे संक्रमण धातु होते हैं डी ब्लॉक के तत्व के परमाणु जालक व्यवस्था में होते हैं तथा खाली स्थान को दर्शाते हैं। ये जो अंतराकाक्षी यौगिक होते हैं ये हमारे खाली स्थान में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। ये हमारा स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। तो चलिए स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी को लिखते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग लिखेंगे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी लिखेंगे जब लिगेंडों को, यानी कि जब लिगेंडों को उनकी प्रबलता के क्रम में रखते हैं, यानी कि जो हमारे लिगेंड होते हैं जब उनको हम क्रम वाइज यानी कि क्रम से जब रखते हैं, उनकी प्रबलता के क्रम से जब रखते हैं तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है या जो श्रेणी का निर्माण होता है उस श्रेणी को ही स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि जब हम लिगेंडों को उनकी प्रबलता के क्रम में दर्शाते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यही हमारा इसका परिभाषा था दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें घ क्वेश्चन कह रहा है, पहला कह रहा है कह रहा है निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला दिया है क्लोरोमीथेन से ब्यूटेन, यानी क्लोरोमीथेन से ब्यूटेन बनाना है। तो चलिए क्लोरोमीथेन से ब्यूटेन को बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पहला दिया है और क्लोरोमीथेन से ब्यूटेन बनाना है। तो सबसे पहले क्लोरोमीथेन, यानी क्लोरोमीथेन का हमें सूत्र में याद होना चाहिए। यानी क्लोरोमीथेन CH3 होता है, CH2 होता है, CH2 और ये हमारा Cl होता है। ये हमारा क्लोरोमीथेन होता है, ठीक है। क्लोरो एथेन होता है, ठीक है। मीथेन तो CH3Cl हो जाएगा, ठीक है। और CH3CH2 यानी कि एथेन और ये Cl यानी कि क्लोरो एथेन हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें ब्यूटेन बनाना है। तो देखिए जब इसकी अब क्रिया 2Na, ठीक है, 2Na और एक बार और इसको यानी कि एक बार और क्लोरोमीथेन ले लेते हैं, यानी कि प्लस CH3 CH2 Cl, यानी कि देखिए दो बार क्लोरोमीथेन ले लेते हैं, दो बार क्लोरोमीथेन लेते हैं, एक बार 2Na को लेते हैं। जब इसकी अब क्रिया हम लोग कराते हैं, जब इसकी अब क्रिया हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर, यानी कि जब क्लोरोमीथेन की अब क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए पहले हम बता देते हैं, ये हमारा देखिए Cl, ठीक, ये इतना और ये Cl आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। यानी 2Na प्लस एक Cl 2Cl, यानी कि हमारा 2NaCl बनाकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। 2NaCl बाहर निकाल लेता है। अब देखिए जब 2NaCl बाहर निकल गया तो क्या क्या बचता है, CH3CH2 बच गया, CH3CH2 बच गया। अब इसमें भी CH3CH2 बच गया, इसमें भी CH2 और CH3 बच गया, यानी कि ये हमारा ब्यूटेन का निर्माण होता है, ठीक है। ब्यूटेन, ये हमारा ब्यूटेन का निर्माण हो गया तथा प्लस 2NaCl बाहर निकल जाता है, 2NaCl हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा इसका रिएक्शन था, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा रिएक्शन क्या कर रहा है, दूसरा रिएक्शन कर रहा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, यानी एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो दोस्तों पहले यानी कि एनिलीन को बना लेते हैं। जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जब लगा लेते हैं तो ये हमारा एनिलीन बन जाता है। ये हमारा एनिलीन है, ठीक, ये हमारा एनिलीन है। जब इसकी अब क्रिया देखिएगा, जब इसकी अब क्रिया NaNO2 या HCl की उपस्थिति में कराते हैं, देखिएगा जब एनिलीन की अपक्रिया NaNO2 या HCl की उपस्थिति में जब इसकी अपक्रिया कराते हैं तो देखिए ये हमारा बेंजीन और इस पे N2Cl का निर्माण होता है, ठीक है। ये हमारा बेंजीन और N2Cl का निर्माण होता है। अब जब इसकी अपक्रिया फिर से जब CuCl, ठीक है, CuCl या HCl के साथ कराते हैं
तो हमारा ये हमारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है, Cl आ जाता है। ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जब एनिलीन की अपक्रिया NaNO2 या HCl के साथ कराते हैं तो ये हमारा बेंजीन के ऊपर N2Cl का निर्माण होता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है और उसके बाद जब उसकी अपक्रिया CuCl या Cl के साथ कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। यही हमारा इसका रिएक्शन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 45 ग्राम एनिलीन, ठीक है, एथिलीन, यानी 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया विलयन के हिमांक अवनमन तथा हिमांक की गणना कीजिए। यानी कि इसमें हिमांक का अवनमन की गणना करना है तथा हिमांक की गणना करना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं पहले क्या क्या हमें दिया है। चलिए अब देखिए कर रहा है 45 ग्राम यानी कि 45 ग्राम एथिलीन, यानी कि हमारा WA का मान दिया है। WA का मान दिया है 45 ग्राम, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकाल, ठीक है, को 600 ग्राम जल, यानी कि ये 600 ग्राम, यानी कि WB का मान दिया है। WB 600 ग्राम, ठीक है। विलयन के हिमांक में अवनमन तथा हिमांक की गणना करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका अणुभार निकाल लेते हैं। यम का मान पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा C2H6O2 है। ठीक है, इसका मान हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कार्बन का 12 होता है, 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस H का तो 6 ही हो जाएगा, प्लस ये हमारा इसका 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। यम बराबर 24 और 32, ये हमारा 30 20 50 56 6 62, यानी कि 62 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसके 62 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें जल के लिए हम लोग जानते हैं, यानी कि जल के लिए हिमांक में अवनमन का स्थिरांक KF, यानी कि हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान जल के लिए 1.86 होता है। ठीक है, यानी कि 1.86 होता है ये जल के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसमें अपना फार्मूला लगाते हैं। ये हमें सब कुछ लिख लिए हैं। अब देखिए हमें इसमें हिमांक में अवनमन की गणना करना है। ठीक है, हिमांक में अवनमन की गणना करना है, तो हमारा उसका फार्मूला होता है, ठीक है, उसका हमारा फार्मूला होता है डेल TF बराबर KF WA इंटू 1000 अपान यम हो जाएगा गुणे WB। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा इसका निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों। अब देखिए डेल TF बराबर, ये हमारा इसका मान 1.86 गुणे WA का मान देखिए 45 ग्राम है। ठीक है, गुणा ये हमारा 1000 अपान यम का मान हमारा 62 दिया है, गुणे WB का मान हमारा 600 दिया है। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे। ठीक, अब देखिए अब इसे हम लोग काटेंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, अब 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 पच्चे 15। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, यानी कि डेल TF बराबर, देखिए अब हमारा इसमें डेल TF बराबर हमारा आ जाएगा 0.93 इंटू 15 अपान 62। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2.2 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, 2.2 के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2.2 के। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा था कि हमें इसमें हिमांक की भी गणना करना है। तो हिमांक यानी कि KF, यानी कि केवल TF, सॉरी
ये TF डेल TF यानी कि हमने हिमांक में अवनमन का मान निकाला। अब TF देखिए, TF निकालने के लिए जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये प्लस में है तो माइनस में, -2.2 केल्विन इसका हमारा हिमांक का गणना हो जाएगा, यानी कि हिमांक का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ख क्वेश्चन, निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रयुक्त अपकर्मकों के नाम लिखिए। अभिकर्मकों के नाम लिखना है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला देखिए कह रहा है प्राथमिक एल्कोहल का, ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण कराना, यानी कि प्राथमिक जो एल्कोहल है उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण कराना है। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं। तो चलिए ये देखिए हमारा पहला प्राथमिक एल्कोहल है, तो प्राथमिक एल्कोहल का पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं। हमारा पहला है प्राथमिक एल्कोहल यानी कि CH3CH2OH, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल होता है। जब इसकी अपक्रिया देखिए हमें इसमें क्या बनाना है, ठीक है, ये हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराना है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ही समझ लीजिए बनाना है। ठीक है, तो जब इसकी अपक्रिया हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 या KOH के साथ कराते हैं, तो देखिए क्या होता है। इसके साथ जब कराते हैं तो ये हमारा CH3COOH का निर्माण हो जाता है। CH3COOH यानी कि यही हमारा कार्बोक्सिलिक होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। ठीक है, यही हमारा कार्बोक्सिलिक का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा रिएक्शन इसमें कर रहा है दोस्तों, दूसरा रिएक्शन प्रोपेन टू आल का प्रोपीन में निर्जलन, यानी कि प्रोपेन टू आल से प्रोपीन बनाना है। तो चलिए प्रोपेन टू आल पहले CH3CH, ये हमारा CH3 इधर 2 पे OH लगा देंगे तो प्रोपेन टू आल हो जाएगा। ये हमारा प्रोपेन टू आल है, इससे हमें प्रोपीन बनाना है। तो देखिए जब इसकी अपक्रिया हम लोग दोस्तों, जब इसकी हम लोग अपक्रिया H2SO4 के साथ कराएंगे और इसको हम लोग गर्म करेंगे तो हमारा प्रोपीन का निर्माण होता है। इसमें से देखिए यहाँ पर SOH और इसमें से एक हाइड्रोजन, जब इसमें से H2O जब बाहर निकलता है तो हमारा प्रोपीन बन जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और इधर CH3, ये हमारा प्रोपीन का निर्माण होता है। ये हमारा प्रोपीन है, यही हमारा प्रोपीन का निर्माण होता है, यही हमें कहा था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला गौ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। इसमें हमें विभेद करना है, पहला एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन है और दूसरा एसीटोफिनान तथा बेंजाफिनान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने सेट 7 में करा चुका हूँ, चलिए दिखा देता हूँ। सेट 7 में करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए सेट 7 है ये। इसमें देखिए हमने क्वेश्चन को निम्नलिखित में विभेद कीजिए, एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन और एसीटोफिनान तथा बेंजीफिनान, ये हमें सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है सेट 7 में। आप लोग इसे कर लीजिएगा देख के वहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना बनाइए। तो दोस्तों देखिए इसका घ क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारक। तो DNA देखिए, DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारक जो होता है उसका नाम हमारा देखिए, पहला तो हमारा उसमें ग्वानिन हो जाएगा, ग्वानिन, ठीक, दूसरा एडिनिन, तीसरा यानी कि इसमें थायमीन भी होता है, थायमीन, ठीक है, और हमारा चौथा हमारा साइटोसिन, ठीक है, चौथा हमारा केवल साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा उसमें 4 क्षारक पाया जाता है, यानी कि DNA में ग्वानिन, एडेनिन, थायमीन और साइटोसिन 4 क्षारक पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा तो ये हमारा RNA यहाँ पर हो जाएगा। RNA में DNA, एडेनिन और यूरेसिल हो जाएगा थायमीन के स्थान पर, और साइटोसिन हो जाएगा, ये हमारा RNA के लिए। और DNA के लिए ग्वानिन, एडेनिन, थायमीन और
साइटोसिन, ये हमारा इसका 4 क्षारक होता है। अब इसमें कह रहा है इसकी संरचना बनाइए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो संरचना बनाने वाले हैं ये आपके पेपर में नहीं आते हैं, जबकि इसका जो संरचना बनाना है बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, आप लोग इस अच्छे से तैयारी कीजिए। ये जो संरचना बनाने के लिए कह रहा है ये संरचना आपके पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन अब बचा। चौथे क्वेश्चन से हम लोग अगले सेट यानी कि अगले पार्ट में करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है।